तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर ए एस स्मार्ट लर्निंग। तो आपको हम स्वागत करते हैं ए एस स्मार्ट लर्निंग में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 हिस्ट्री का बंधुत्व, जाति तथा वर्ग इस चैप्टर में। तो यहाँ क्वेश्चन हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक आपको वर्ण प्राचीन व्यवस्था बंधुत्व के बारे में बताया जाएगा, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा और किस प्रकार विकास हुआ और वहाँ और समाज में वर्ण के संघर्षों के बारे में बताया जाएगा तो इस चैप्टर में। तो हम चैप्टर कंप्लीट करने के साथ आपको पहले ही बता देते हैं, तो हमारा पहला 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम 8 मटके बस्तियाँ और राजा किसान और नगर, जो पहले आप जाके सीधा देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम तीसरा चैप्टर करेंगे, जाति बंधुत्व, जाति व वर्ण। तो हमारे टेलीग्राम, आपको कुछ भी नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम ए एस स्मार्ट लर्निंग है। तो इसमें पीडीएफ्स, नोट्स, ऑल अपडेट और क्वेश्चन पेपर्स में इसमें मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल में। तो इसी का आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रारंभिक हम लोगों का था, तो मतलब प्रारंभिक 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किस प्रकार यह बदलाव आया। 600 ईस्वी में, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी में किस प्रकार यह प्रारंभिक समाज में बदलाव आया, इसी के साथ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में परिवर्तन के बारे में जो पहला हमारा पॉइंट है, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन। इसमें बताया गया है कि 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व में बहुत से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। मतलब 600 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व में बहुत से हमारे यहाँ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए और आर्थिक रूप से भी परिवर्तन हुए। तो इनमें से क्या क्या परिवर्तन हुए, तो इनमें परिवर्तन हुए हैं कि वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ है, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है। मतलब वन क्षेत्रों की कृषि में विस्तार हुआ, मतलब पहले वनों की कटाई करके यहाँ घर बनाए गए, साथ में कृषि का विस्तार हुआ। और लोगों के जीवन शैली, मतलब लोगों के पहले के किस तरह जीते थे और किस तरह अब बदल के धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इस तरह। और शिल्प विशेषज्ञ का एक नया समूह उदय, मतलब शिल्प विशेषज्ञ मतलब जो किसी मूर्तिकला ड्राइंग या वैसे कुछ का एक नया समूह का उदय और संपत्ति के आसान वितरण के कारण सामाजिक असमानता में उत्पन्न हुई। मतलब जो संपत्ति का असमान वितरण, जैसे कि कुछ पैसा, रुपये, सोना चांदी के में जो असमान वितरण होने के कारण यह क्या हुआ, जो असमान वितरण हुआ था, जिससे कि जो सामाजिक थे, तो इसमें सामाजिक असमानता विषय, मतलब सामाजिक में विषमताएं उत्पन्न हुई, जिससे समाज में असमानता विषमताएं उत्पन्न हुई। तो इतिहास का तो इसमें हम इतिहासकारों के कैसे समझते हैं, तो जो इतिहास होते थे, इन प्रक्रिया को हम कैसे समझते हैं इतिहास में। तो पहले इतिहास में जो होता था पहले समय में, तो उन लोगों को हम कैसे किस प्रकार हम जानते हैं, तो इसमें जानते हैं साहित्य और ग्रंथ से और सामाजिक चित्रण की वस्तु करते हैं, मतलब समाज में जो चित्रण प्रस्तुत करते हैं उसी के बारे में। तथा उसमें अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की भी झलक मिलती है। मतलब जो अभिलेख होते हैं, जो पत्थरों, मूर्तिकला या पहाड़ियों इलाकों में लिखा जाता था, ऐसे ही सामाजिक के ऐतिहासिक और अभिनायक कुछ ऐसे नायक होते थे उसे और अभिनायक होते थे, उसके कुछ झलक या उस लोगों की जानकारियों के बारे में हमें पता चलता है अभिलेखों में, जो पत्थरों या कुछ अन्य स्थानों पर भी लिखा जाता है। और प्रत्येक ग्रंथ, जो अभिलेख किसी समुदाय विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। मतलब जो प्रत्येक ग्रंथ या अभिलेख होते तो वहाँ किसी इस विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाता है। वो हम बिना मतलब कुछ भी लिखने से पहले वहाँ सोच समझ कर लिखते थे, और समुदाय में होने वाले असली देख रेख कर लिखते थे। जो असली जो कुछ कारण होते थे तो वहीं उसके ग्रंथ या अभिलेखों में वो लोग लिखते थे और विशेष दृष्टिकोण से वहाँ लिखते थे। अतः यहाँ याद रखना जरूरी है कि ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किनके लिए इनकी रचना की गई। मतलब ग्रंथ में यहाँ बताया गया कि जो ग्रंथ लिखा जाता है यहाँ किनके लिए लिखा गया है, ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है, और ग्रंथ में क्या लिखा गया है, और यह ग्रंथ किसके बारे में लिखा गया है। इन सबको हमें ध्यान देना चाहिए ग्रंथों में।
और इन ग्रंथों की रचना में किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन ग्रंथों का जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ये वज्र भाषा, मतलब विभिन्न प्रकार ब्राह्य, खोटा लिपि आदि, मतलब देवनागरी आदि भाषाओं का इस रचना किया जाता था। और इन ग्रंथों में किस भाषा का रचना का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो ग्रंथ होते थे तो इन भाषाओं में विभिन्न प्रकार की भाषा को प्रयोग किया जाता है। तो उन भाषाओं के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए तथा इन पर प्रचार प्रसार किस तरह किया गया है हुआ। मतलब जो ये ग्रंथ होते थे इनका प्रचार और प्रसार किस तरह किया गया है, तो उन प्रचार प्रसार के बारे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तथा दूसरे पॉइंट में महाभारत ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत क्या था और महाभारत में क्या हुआ था। तो महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, मतलब महाभारत के यह दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक महाकाव्य पाए जाते हैं, जैसे कि रामायण, कुरान आदि ऐसे ही कुछ महाकाव्य होते हैं। और महाभारत, दूसरे पॉइंट में महाभारत 1 लाख से अधिक श्लोक है, मतलब जो महाभारत है उसमें 1 लाख से अधिक श्लोकों का प्रयोग किया गया है। और यह इसका पुराना नाम जय संहिता है। मतलब महाभारत का यह MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता था कि, और GK जनरल नॉलेज के लिए भी यह कंपटीशन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रख लीजिएगा। दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि यह भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से क्या, मतलब जो महाभारत ग्रंथ है तो यह भारत के कुछ ऐसे समृद्ध ग्रंथ है, तो उनमें से भी यह एक समृद्ध ग्रंथ है जो यह सबसे समृद्ध ग्रंथ है। और इसकी महाभारत की रचना 1000 वर्ष पहले होती रही। मतलब जो महाभारत की रचना हुई थी तो यह 1000 वर्ष तक पहले हो रही है। मतलब जो महाभारत की रचना है तो यह 1000 से अधिक वर्ष पहले हो रही है। और दूसरे पॉइंट में देखेंगे महाभारत में उस समय समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब जो महाभारत होते हैं तो उस समय क्या हुआ था, उस समय समाज की स्थिति और सामाजिक के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। मतलब महाभारत में जो सामाजिक विभिन्नताएं थी, सामाजिक नियमें थी और सामाजिक कुछ असामान्य विभिन्नताएं थी, तो असामाजिक होने के कारण उन सब के बारे में भी हमें यह जानकारी मिलती है। और महाभारत में शामिल कुछ कथाएं जो इस काल से पहले प्रचलित हुई थी। मतलब जो महाभारत में कुछ कथाएं थी जो इसमें भी शामिल किए, तो इस काल से भी ये प्रचलित थी। तो यहाँ महाभारत में 2 परिवारों के बीच युद्ध, तो महाभारत किन 2 परिवारों के बीच हुआ था, एक महाभारत में 2 परिवारों के बीच हुआ था, तो किन 2 परिवारों के बीच हुआ था, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि महाभारत किन 2 परिवारों के बीच युद्ध हुआ था। तो महाभारत, दूसरे पर देखेंगे महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण। तो महाभारत के जो समालोचन संस्करण था इसमें कुछ, इसका मतलब क्या था, इसमें अच्छे से ढंग से पढ़ना, उसके बारे में जानना, विचार करना या तर्क करना। तो उस समाकलनात्मक की रचना किसने की थी, तो मतलब जो 1919 में 1919 में एक समाकलन की रचना की गई थी। तो यहाँ क्या किसके द्वारा की थी हम बाद में पढ़ेंगे। तो यह समाकलन का अर्थ, मतलब इसकी यहाँ क्या होता था, समाकलन अच्छी तरह से देखने, मतलब यहाँ अच्छी तरह से देखना और पढ़ना और विश्लेषण करना और उसे विशेष रूप से विश्लेषण करना या याद करना, उसके बारे में हमें जानकारी मिलना। और समीक्षाकरण और गुण दोष की परखकरण, मतलब गुण दोष, जो इसके गुण दोष होते हैं इसके ये परखना चाहिए। और निरीक्षीकरण, इसमें तर्क करना चाहिए, मतलब बात विचार या तर्क के विचार करना चाहिए और विचार भी करना चाहिए। तो जो हमारे संस्करण थे महाभारत के, तो उसकी रचना BS सुधाकर ने किया। तो यहाँ 1919 में किया। तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो महाभारत के ये पाठ थे तो अन्य भाषा में बहुत इलाकों में लिखा, तो वहाँ से यहाँ तक वहाँ लाया, एक दूसरे जगह से लाकर उन शब्दों को मिलाकर यहाँ बनाया करते। तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। संस्कृत के विद्वान जो हमारे BS सुधाकर थे, तो उनके नेतृत्व 1919 में एक महाकाक्षी परियोजना की शुरुआत की गई। इसमें अनेक विद्वानों को मिलकर महाभारत ग्रंथ को उस समाकलनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी थी। मतलब संस्करण को तैयार करने वाला हमारे कौन थे,
तो इसके बी एस स्वामी सुधाकर थे जो 1919 में किए थे। तो इसकी एक मतलब एक गठन जैसे बनाई या संगठन बनाए। तो उसमें क्या गया था, जो वो इतिहास के विद्वान थे तो वह महाभारत के जो ग्रंथ होते थे उसमें समाकलन संस्करण की तैयारी करने की एक जिम्मेवारी उठाई थी। और इस उसमें क्या परियोजना में क्या होता है, इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत लिपियों को इकट्ठा किया। मतलब जो इस यहाँ इसमें क्या हुआ था कि जो महाभारत थे तो इसे देश के विभिन्न भागों में जो अलग अलग लिपियाँ से लिखी गई थी, मतलब अलग अलग भाषा में, तो उसमें क्या गया था तो इन लिपियों को पांडुलिपियों को और महाभारत के लिपियों और पांडुलिपियाँ थी तो उनको इकट्ठा करके उनका उसकी जानकारी निकाली। और पांडुलिपियों में पाए जाए श्लोक जो अध्ययन किए गए थे, वो जो पांडुलिपियाँ थे उसको अच्छी तरह से अध्ययन किया गया था और इन श्लोकों की तुलना एक तरीका निकल गया। मतलब इन श्लोकों की तुलना में एक तरीका निकल गया था। जो बुद्धिमानों ने ऐसे श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध थे। मतलब जो बुद्धिमान होते थे तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसे पांडुलिपियाँ थी तो उन लोगों को चयन किया जो जो सभी पांडुलिपियों में लिखा गया था और अलग अलग भाषा में लिखा है। तो उन पांडुलिपियों को एक जगह पर लिखा गया था। तो और इस प्रकाशन जो 13,000 पेज में फैल गई जो अनेक ग्रंथों को वो खंडों में पार्ट्स में किया। मतलब इस ग्रंथ में क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है 13,000 पेज में फैल गई इन ग्रंथों को अनेक पार्ट में भी बांटा गया और ये परियोजना में पूरा करने में 47 साल लगे और इसको पूरी परियोजना के बाद सामने आई। मतलब जो यहाँ परियोजना चलाई गई थी, यह परियोजना लगभग कितने साल के लिए चली थी, यह परियोजना लगभग 47 साल तक चली गई थी। और इसके बाद दो बात सामने आई थी। इन दो बात क्या बातें थी, यहाँ पहली बात यह थी कि उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु सभी पांडुलिपियों की समानता देखने मिली। मतलब जो दक्षिण भारत के कुछ इलाके थे जैसे कि कश्मीर, नेपाल और उत्तर भारत के कुछ इलाके जैसे पहले उत्तर भारत के कुछ इलाके क्या थे तो कश्मीर और नेपाल इत्यादि थे और दक्षिण भारत के कुछ इलाके थे जैसे कि केरल, तमिलनाडु आदि थे। तो उन जगहों में क्या होता है कि जो सभी पांडुलिपियाँ थी वहाँ समान रूप से एक ही मतलब एक जैसे ही दिखती थी। और दूसरे बात में क्या मिली, दूसरे कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के प्रेक्षण में कई क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी नजर आई। मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ कि जो होते थे शताब्दी में के दौरान, मतलब कुछ शताब्दी या कुछ शताब्दी के दौरान जो बीतते गए उसके प्रेक्षण में यह विभिन्नता मतलब कुछ विभिन्न नजर आए। तो उन नज़रों में क्या कहते इन मतभेदों को जो संकल्प मुख्य रूप से पाठ टिप्पणी में उठाए और परिशिष्ट रूप से किया। मतलब इसमें क्या होता है जैसे परिशिष्ट रूप से किए थे और 13,000 पेज से अधिक और क्या हुए थे 13,000 पेज में से आधे से अधिक इन्हीं प्रभेद की जानकारी मिलती। मतलब जो आधे से अधिक पेज थे तो उसमें क्या मिलती थी, इसमें प्रभेद की जानकारी मिलती। तथा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे बंधुत्व विवाह के बारे में। तो वो बंधुत्व विवाह मतलब वहाँ किस प्रकार के विवाह के बारे में अलग अलग विवाह के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। तो पहले हम पढ़ेंगे बंधुत्व विवाह मतलब परिवार के महत्व मतलब परिवार के बारे में। तो बंधुत्व में क्या होता था मतलब परिवार में परिवार के समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। मतलब जो परिवार की एक समाज होती थी एक मतलब परिवार को एक ही घर में होते थे जो परिवार होते थे तो उसमें एक ही प्रकार के संस्था मतलब समाज की संस्था जैसे रहते थे। और इन ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग जो परिवार होते तो पारिवारिक मतलब परिवार तो होते तो परिवार को कुल शब्द भी कहा जाता। मतलब कुल शब्द जो संस्कृत में लिखा गया था कुल, तो कुल का मतलब होता है परिवार। और सभी इस परिवार एक जैसे नहीं होते। मतलब जो परिवार होते थे वहाँ सभी एक जैसे परिवार नहीं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के परिवार होते थे। तो दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि विभिन्न परिवार जो समुदाय के इस संख्या एक दूसरे से उनका रिश्ता क्रियाकलाप और अलग अलग करते थे। जो मतलब विभिन्न प्रकार से वहाँ परिवार अलग अलग से होते थे। यहाँ किसी स्थान में एक परिवार किसी परिवार में 10 आदमी रहते थे, किसी स्थान अन्य 5 रहते थे, तो किसी में 20 किसी में 25 इत्यादि मतलब ऐसे रिश्ते
रिश्ते रहते थे और उस परिवार में संस्था की संख्या अलग अलग होते थे। इसका और इनका रिश्ता क्या होता था, यहाँ क्रियाकलाप के अगल बगल ये अलग अलग होते थे। और और इसमें क्या होता था, ऐसे परिवार जो कि केवल भोजन तथा अन्य संस्थानों के आपस में बांट कर इस्तेमाल करते थे। मतलब ऐसे परिवार जो होते थे जो भोजन तथा अन्य संस्थान मतलब संसाधनों को बांट कर इस्तेमाल करते थे। मतलब कुछ ऐसे परिवार भी होते थे जो भोजन को क्या करते थे, भोजन तथा अन्य जो संसाधन होते थे, भोजन के साथ अन्य संसाधन भी होते थे तो वो क्या करते थे, वो बांट कर इस्तेमाल करते थे उन संसाधनों को। और लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते थे और लोग परिवार में क्या करते थे, वहाँ मिलजुल कर वहाँ परिवार में रहते थे। और परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता था। मतलब परिवार होता जो एक समूह, जैसे कि या समाज में, तो वहाँ समाज का एक बड़ा हिस्सा होता था। इन्हीं संबंधित कहा जाता है। और इससे जो होते थे परिवार संबंधित, तो इसे संबंधी कहा जाता था, मतलब संबंधित कहा जाता था। इनके लिए जाति समूह का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो संबंधित होते थे, या कि जैसे कि कोई स्थान में ऐसे होते हैं कि कोई एक ही कास्ट के आसपास रहते, तो इसी जो होते तो उसी को जाति समूह कहा जाता है, जो एक ही कास्ट के आसपास ही रहते हैं। और कुछ परिवारों जो चचेरे भाई मौसेरे भाई बहनों को भी खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन समाज में ऐसा नहीं था। मतलब कुछ परिवार ऐसे भी होते थे तो उन लोगों को क्या, चचेरे भाई मौसेरे भाई बहन भी एक खून का उन लोग रिश्ता मानते थे, लेकिन उनका क्या होता था, समाज में स्थान नहीं होता था। मतलब जो या शादी क्या होता था कि जो बहन होती तो वहाँ शादी करके वहाँ दूसरी जगह चली जाती थी, जिससे उन लोगों को समाज में स्थान नहीं मिलते थे। तो वहाँ अन्य समाज में उन लोगों को दूसरी जगह समाज में उन लोगों को ये मिलती थी। और दूसरे पॉइंट में देखेंगे पितृवंशिता, जो प्राचीन काल से अभी भी चलते आ रहा है कुछ स्थानों में। तो पितृवंशिक क्या, पितृवंशिक व्यवस्था। पितृवंशिक मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति संसाधन पुत्र का अधिकार होता है। मतलब जो पितृवंशिकता में क्या होता था कि वंशिक व्यवस्था में पितृवंशिता वंशिकता में क्या होता था कि जो पिता का होता था, कुछ जैसे कि कुछ धन संपत्ति ये पिता का होता है, जो पिता की मृत्यु होती तो उसके बाद उसके बेटे का होता है, तो इसी को पितृवंशिका कहते हैं। मतलब पिता की मृत्यु के बाद जो समान जमीन या संपत्ति होती, तो पिता की मृत्यु के बाद उसके बेटे का जो होता है तो उसी को पितृवंशिका कहते हैं। उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसके बेटे का होता है, उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसके बेटे का होता है, जो लगातार पितृवंशिका की तरह आते चलते रहते, उसी को पितृवंशिका कहा जाता है। और क्या होता है, पितृवंशिता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष का अधिकार अधिक महत्व दिया जाता है। और पितृवंशिका में अधिकतर किसको महत्व दिया जाता था, तो पितृवंशिका में अधिकतर महत्व पुरुष को ही महत्व दिया जाता था। पितृवंशिका और इस परंपरा में घर का मुखिया पुरुष होता था, इसके पास अधिक शक्ति होता था। मतलब इस परंपरा में जो पितृवंशिका परंपरा होता था, तो इसमें एक घर का मुखिया किसी पुरुष को ही माना जाता था, जो घर के सबसे बड़े होते तो उसी को घर का मुखिया कहा जाता था। और इसके अधिक ताकत किसके पास होती, मतलब अधिक शक्ति किसके पास होती थी पितृवंशिका में, तो उसके पुरुष के पास ही होते थे, जो घर का मुखिया होता था। साथ में पितृवंशिका के पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति संसाधनों का सिंहासन पर अधिकार जमा लेगा। मतलब जो पिता की जो मृत्यु होगी तो मृत्यु के पश्चात मतलब उसका बेटा पड़ेगा, उसका बेटा का सिंहासन इत्यादि कुछ हो जाएगा या पिता की मृत्यु के पश्चात। अधिकतर राजवंश जो पितृवंशिका प्रणाली को अपनाते थे, मतलब अधिकतर राज्य जो वंश थे तो उन लोग अधिकतर पितृवंशिका को ही अपने थे। और यदि पुत्र न होने पर भाई तथा अन्य बंधु तो वादक के उत्तराधिकारी बनाया जाता था। मतलब अधिकतर जो राजवंश होते थे तो उन लोगों क्या करते थे, उन लोग करते थे कि अधिकतर पितृवंशिका को ही अपनाते थे। जो पितृवंशिका यह ऋग्वेद काल से ही चलते आ रहा है पितृवंशिका। और क्या होता जब किसी का राजा का बेटा या किसी का पुत्र नहीं होता था, तो उन लोग क्या कहते अपने जो बंधुत्व होते थे या आसपास बंधुत्व बाधक होते थे, तो उसी को अपना उत्तराधिकार मान लेते थे। पर कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी सत्ता का दर्जा दी जाती थी। मतलब कुछ विशेष स्थान या कुछ बहुत ही मतलब 10 में से एक हिस्से में सिर्फ लड़की को दी जाती थी, मतलब महिला को। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी इस सत्ता की दी जाती थी। मतलब कुछ बहुत कम
मिनिमम एक जैसे कि 99% में से 0.1% लड़की को भी सत्ता दी जाती थी, 1% जो किसी विशेष रूप से ही दी जाती थी। इसका एक अच्छा उदाहरण महाभारत ग्रंथ में मिलता है। मतलब इसका एक अच्छा उदाहरण भी तो महाभारत ग्रंथ में मिलता है। और हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे महाभारत के युद्ध के बारे में। तो महाभारत युद्ध कितने परिवारों के बीच चला था? तो महाभारत युद्ध दो परिवारों के बीच चला था। तो यहाँ कौरव और पांडवों के बीच चला था। तो महाभारत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हम्म, महाभारत युद्ध कुरुप वंश एक महान जनपद शासक का होता था। मतलब जो कुरुप वंश होते थे, तो हाँ, कुरुप वंश एक जनपद, मतलब जनपद शासक थे। तो भूमि और सत्ता से लेकर कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था। भूमि जो कौरव और पांडवों का महाभारत क्यों हुआ? तो महाभारत तो भूमि और सत्ता को लेकर ही यह युद्ध हुआ था। जो क्या कहते थे, महाभारत में 5 पांडव होते थे, कौरव में 1000 कौरव थे। तो लोगों का युद्ध किस कारण हुआ था? तो यहाँ युद्ध के लिए सत्ता को राज सिंहासन से लेकर हुआ था। तो इसमें ये पांडव जीत गए, लेकिन इसके विपरीत त्रिवंशिक उत्तराधिकारी घोषित किया। मतलब पितृवंशिक उत्तराधिकारी घोषित कर। जब महाभारत युद्ध हुआ था तो 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष के वनवास कौन गए थे? तो वहाँ 5 पांडव गए थे 14 वर्षों के लिए वनवास। और जब वनवास गए, उसके बाद वनवास से आए तथा जब युद्ध हुआ वो कौरवों और पांडवों के बीच, तो यहाँ कौन जीता था? यह पांडव जीत गए थे। तो और उन लोगों पांडवों ने क्या किया? पितृवंशिका को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। मतलब कि पिता के मृत्यु के बाद उसका अधिकारी कौन होगा? तो उसका अधिकारी उसका पुत्र होगा। तो वह यही घोषित कर दिए महाभारत में। और विवाह पद्धति के बारे में बताएंगे। मतलब महाभारत काल में विवाह को किस प्रकार, मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह आदि के गंधर्व विवाह, गोत्र विवाह, बहिर्विवाह आदि, मतलब विभिन्न प्रकार के विवाह होते थे। तो उसी के विवाह के बारे में पढ़ेंगे, विवाह पद्धति के बारे में। तो पढ़ेंगे हम बहिर्विवाह पद्धति। तो गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा, मतलब जो बहिर्विवाह पद्धति होता, बहिर्विवाह होता था, जो गोत्र, जैसे कि गोत्र के बाहर जो विवाह होता था उसी को गोत्र, मतलब गोत्र, जैसे कि किसी का गोत्र ये है, किसी का गोत्र ए है तथा किसी का गोत्र बी है तथा बी है। हर एक गोत्र दूसरा आदमी का भी एक गोत्र। तो यह महिला है, ये गोत्र भी महिला है, बी गोत्र भी महिला है, और दूसरा ए गोत्र जो ये पुरुष है। तो यह पुरुष क्या करता है? ए गोत्र जो होता है यह इसे छोड़कर, ए गोत्र की महिला को छोड़कर यह बी गोत्र की महिला से ये शादी करता है। जिससे यह जो गोत्र के बाहर यहाँ शादी हुई, तो यह गोत्र के जो बाहर शादी हुई इसी को बहिर्विवाह कहा जाता है। अब हम अंत विवाह पढ़ेंगे। तो अंत विवाह एक गोत्र के कुल या एक जाति या एक स्थान पर बसने वाला विवाह। मतलब क्या अंत विवाह क्या होता है? जो एक गोत्र, जैसे कि ये ए पुरुष हुआ तथा यह भी महिला हुई, तो यह एक गोत्र से शादी की, तो इसे अंत विवाह कहेंगे। या मतलब एक जाति, जैसे कि ए जाति हुआ तथा ए भी जाति हुआ, तो यह एक ए जाति से विवाह हुआ, तो हम भी इसे अंत विवाह कहेंगे। और जो किसी स्थान में क्या होता था कि वहाँ के आमने सामने शादी हो जाती, उसी को भी हम अंत विवाह कहेंगे। तो मतलब एक गोत्र या एक कुल तथा एक जाति के एक ही स्थान पर होने वाले विवाह को हम अंत विवाह कहेंगे। अब बहुपति ये पढ़ेंगे। मतलब कि बहुपति प्रथा, उसमें बहुपति प्रथा में क्या होता था? मतलब एक बहुपति प्रथा में क्या होता था कि एक से अधिक पति होना। मतलब क्या होता था कि एक महिला जो होती थी, एक महिलाओं और उसके 4-5 पति होते थे, जैसे कि एक पति, 2 पति या 2 से अधिक जो पति होते थे उसी को वो बहुपति प्रथा कहा जाता था। बहुपति प्रथा कहा जाता था। अब बहुपत्नी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बहुपत्नी प्रथा में क्या होता था कि मतलब किसी एक पुरुष जो होते थे, तो एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। जैसे के लिए उदाहरण के लिए कि मान लेते हैं कि राजा, तो राजा के क्या होते थे? राजा की कई पत्नियां होती थी। और बहुपति के उदाहरण के लिए हम मान लेंगे बहुपति, मतलब बहुपति होते, तो बहुपति में महाभारत को 5 पांडव के बहु जो
होती थी उसी को महाभारत में 5 कौशल्या ने क्या नाम था उसका, तो उसी को माना जाता है कि बहुपत्नी, ये बहुपति। तो हम दूसरे विवाह के नियम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे एक पॉइंट में विवाह की किस प्रकार वह नियम होते थे पहले महाभारत कालीन में। तो उस कालीन में होते महाभारत के कालीन में पितृवंश में समाज में पुत्री को पिता के संसाधनों का अधिकार नहीं होता। मतलब पितृवंशिका में होता था कि जो पुत्र जो पिता का जो अधिकार होगा उसके बाद उसके बेटे का होगा। और उसमें क्या होता था कि जो बेटे मतलब वह बेटे का होगा और बेटे वह पुत्री को वो संसाधनों का अधिकार नहीं माना जाता था पितृवंशिका में। और उचित समय पर और उचित व्यक्ति का उनका विवाह कराना पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। मतलब क्या होता है कि पितृवंशिका में जो अपने पुत्र पुत्री होती थी तो उसके साथ उचित समय मतलब किसी एक निश्चित समय जैसे कि 18 वर्ष के समय उसकी पुत्र का विवाह कराना और एक उचित व्यक्ति जो कुछ एक अच्छा व्यक्ति के साथ उसका विवाह करना पिता को एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य पहले माना जाता था उस समय धार्मिक नियम में। तथा कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या को भेंट का उपहार भी दिया जाता था। मतलब कन्यादान में क्या होता था पहले वर्ष उसमें क्या होता था कि पहले जो मतलब पुराने समय में तो उसमें क्या होता था कन्यादान, मतलब कन्यादान जो होता था कन्यादान मतलब शादी होता था कन्या का, तो उसके विवाह के समय जो कन्या में भेंट का उपहार दिया जाता था। मतलब जो पहले भी शादी होता था कि तो उसमें कन्या के साथ कुछ भेंट दिए जाते थे। जैसे कुछ भेंट के लिए कुछ लड्डू मिठाइयाँ सोना चांदी गाय इत्यादि कुछ भेंट दे देते थे। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे कि अपने जो पुत्री होती थी तो वो पुत्री को खाली हाथ नहीं अपने ससुराल खाली हाथ नहीं भेजना चाहते थे, तो वहाँ अपने के लिए कुछ उपहार भेज देते थे अपने पुत्री के साथ। तो पहले जाकर यहाँ कन्यादान का उपहार जो होता था यहाँ उपहार समय के साथ यहाँ दहेज प्रथा में बदल गया और जिससे यहाँ कन्या पुत्री उपहार के साथ यहाँ दहेज प्रथा में बदल गई। तो पहले दहेज नहीं लिया जाता था, यहाँ उपहार दिया जाता था जो अपने इच्छा अनुसार देते थे। दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि नए नगरों में विकास के साथ साथ प्रारंभिक विश्वासों और व्यवहारों में बदलाव आया। मतलब क्या होता है नए नगर विकास हुए थे, जैसे कि विभिन्न प्रकार के नए नगर विकास हुए थे उसमें क्या होता है प्रारंभिक विश्वासों और व्यवहारों में भी बदलाव आया उस समय जो नए। तो इसके चलते ब्राह्मण और लेखकों के द्वारा आचार संहिता तैयार की गई थी। इसके मतलब जो नए नगरों का विकास हुआ तो उसके चलते क्या हुआ था तो ब्राह्मणों के लिए लेखक के द्वारा जो वो आचार संहिता के भी तैयार की गई थी और इसका पालन ब्राह्मणों और बाकी समाजों को भी करना होता था। मतलब इसका जो पालन होता है आचार संहिता का तो वह इसका पालन ब्राह्मण भी करते थे, साथ में ये बाकी जो समाज होते थे अन्य समाज तो वो भी इसका भी पालन करते थे। और इन सबसे महत्वपूर्ण और मनुस्मृति जो 200 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब इन सबसे महत्वपूर्ण थी जो ये मनुस्मृति, तो वहाँ मनुस्मृति कब हुई थी तो मनुस्मृति लगभग यहाँ 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच ही चली थी मनुस्मृति। और दूसरे पॉइंट में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह का 8 प्रकार बताए गए। मतलब जो धर्मसूत्र है तो उसके अनुसार और धर्मशास्त्र है तो उसके अनुसार विवाह को कितने प्रकार के बताए गए तो वहाँ 8 प्रकार के बताए गए हैं। तो इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं तथा 4 बाकी को निंदा की जाती है। मतलब जो 4 शादी होती है उसे उत्तम शादी माने जाते हैं और 4 जो बाकी शादियाँ होती है तो उसे उस शादी को निंदा की जाती है, तो मतलब विवाह को। और स्त्री दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे स्त्रियों का ग्रोथ मतलब गोत्र। गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है, इनका प्रचलन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ। मतलब जो गोत्र होता था तो यहाँ वो क्या होता था पहले यहाँ ब्राह्मण पद्धति के अनुसार ही प्रचलन हुआ था और इसके धीरे धीरे यहाँ लगभग कब स्टार्ट हुआ यहाँ 1000 ईसा पूर्व के बाद ही आरंभ हुआ। इसके तहत लोग अपने गोत्र को वर्गीकृत किया और क्या हुआ जो गोत्र विभिन्न प्रकार के लोग गोत्र में वर्गीकृत कर ले। कुछ प्रकार अन्य सबके अन्य जैसे किसी का नाग गोत्र होता था, किसी का कच्छम गोत्र होता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के गोत्र होते थे कि विभिन्न प्रकार के लोगों का और प्रत्येक गोत्र में एक वैदिक ऋषि का नाम पर होता था। मतलब जो प्रत्येक जो गोत्र होते थे एक वैदिक ऋषि का नाम पर होता था।
जैसे कि सात सप्त ऋषि होता था, उसी प्रकार गोत्र भी अन्य अन्य प्रकार के ऋषियों के नाम पर बनाए गए थे। और उस ग्रंथ जो सदस्य को ऋषि का वंश माना जाता था, मतलब जो वह गोत्र जो होता था उस सदस्य, जैसे कि किसी का नाग गोत्र होता है, तो उन नाग गोत्रों में क्या होता है कि उन मतलब वह सांप के सदस्यों का माना जाता है, मतलब वो सांप नहीं होता है, तो वह सांप के वंशज माने जाते हैं। और गोत्र विभिन्न प्रकार के, और गोत्र करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो गोत्र के क्या नियम है, क्या नियम नहीं है। तो विवाह के बाद स्त्री अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना पड़ता है। मतलब विवाह के बाद क्या होता है, जब स्त्री का विवाह होता है तो वह अपने पति के गोत्र को, जो अपने पिता का गोत्र होता है, तो वह पिता के गोत्रों को हटा देते हैं और अपने पति के गोत्र को वहाँ लगा लेते हैं। और एक गोत्र का सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। मतलब एक सदस्य के जो गोत्र होता है वहाँ आपस में शादी पहले नहीं करते थे, नहीं हो सकते थे। और क्या इन नियमों का पालन सभी करते हैं, मतलब जो इन गोत्र होते थे तो इनका सब नियम क्या सभी सब करते थे? नहीं, तो सब इन नियमों का पालन नहीं करते थे। यहाँ अन्य प्रकार के लोग भी जैसे कि सातवाहन शासकों को अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों को वो स्थापित किया। मतलब जो सब सातवाहन शासक थे तो उसका अभिलेख जो अध्ययन करने के बाद यह इतिहासकारों को वो साबित किया कि यह शासक ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करता। मतलब जो सातवाहन शासक थे तो उन लोगों ने उसके इतिहास को अध्ययन करके यहाँ पर साबित किया कि जो यहाँ शासक ब्राह्मण के गोत्र की व्यवस्था को पालन नहीं करते हैं। मतलब ब्राह्मण की जो गोत्र है तो यहाँ ब्राह्मण के गोत्र को वो पालन नहीं करते थे। और इन इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली उन पत्नियों को सात नामों को विशेष किया। मतलब जो इतिहासकारों ने बताया कि जो वो सातवाहन राजा थे तो उन लोगों ने जो पत्नियों को नामों को विशेष किया। मतलब जो सातवाहन के विवाह किए तो उन जो करने वाले उन पत्नियों का नाम विशेष मतलब विश्लेषण किया। तो यहाँ ज्ञात हुआ कि उनका नाम गौतम तथा वरिष्ठ गोत्र में उद्भव थे। मतलब जब यहाँ इतिहासकारों को पता लगा तो वहाँ गोत्र किसके थे, तो उन लोगों गौतम तथा वरिष्ठ गोत्र के मतलब उद्भव हुए थे, जो इनके पिता का गोत्र था। और इससे पता लगता है कि ये विवाह के बाद इन पति का गोत्रों का नहीं अपनाया। मतलब जो यहाँ हुआ था कि जो सातवाहन शासक थे तो उन लोगों को क्या हुआ था, उन लोगों जो पत्नी सातवाहन शासक तो इन लोगों का क्या हुआ था, जो पति होते तो पहले इन लोगों का पिता का जो गोत्र था तो उन लोगों का गोत्र क्या था, उन लोगों का गोत्र था वरिष्ठ और गौतम था। तो उन लोगों को वहाँ उसी गोत्र को रखा। बाद में ये विवाह के बाद ये पतियों का गोत्र नहीं अपनाए थे। तथा कुछ जो गोत्र होते हैं, ये कुछ रानियां जो एक ही गोत्र से थी। मतलब कुछ रानियां होती थी कि जो एक ही गोत्र की थी और राजा भी एक ही गोत्र के होते थे। ये चूंकि विवाह पद्धति का नियम के खिलाफ होता था। मतलब जो बहिर्विवाह होता था तो यहाँ जो गोत्र के बाहर जो विवाह होते थे यहाँ विवाह को बहिर्विवाह कहा जाता। तो यहाँ विवाह क्या होता था, यहाँ बहिर्विवाह के नियमों के खिलाफ होता था। और दक्षिण भारत में कुछ समुदाय में अंतःविवाह पद्धति अपनाई गई थी और इसके बंधुत्व विवाह में संबंध हो जाते थे। मतलब कुछ दक्षिण भारत के कुछ समुदाय होते थे जो उसने अंतःविवाह पद्धति को अपनाई थी। इसके तहत जो बंधुत्व होते थे तो वहाँ विवाह में संबंध हो जाते थे। और जैसे जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन, इससे यहाँ ज्ञात होता कि उपमहाद्वीप में अलग अलग भागों में नियमों को मानने में विभिन्न अपनाई। और इसमें गोत्र के क्या होता था, यहाँ जो होते थे तो यहाँ अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप से मतलब मानते थे और यहाँ विभिन्न प्रकार के अलग अलग मानते थे। और इस दूसरे पढ़ में पढ़ेंगे माता को महत्व। मतलब महाभारत काल में माता को किस प्रकार महत्व दिया जाता था। तो माता को महाभारत काल में बहुत ही महत्व देते हैं। और क्या करते थे महाभारत काल में माता को वो उनकी बातों को बारे में मतलब बेटे उसकी बातों को मानते थे। जैसे महाभारत सातवाहन राजाओं ने माता को महत्वपूर्ण थी।
मतलब सातवाहन राजाओं की लिए बहुत राजा ये माता महत्वपूर्ण थी। और पर समाज में वही पितृवंशिका थी। पर समाज में मात्र को वो माता को महत्वपूर्ण मानते थे। बट उस समय क्या होता, तो वहाँ समाज में पितृवंशिका ही लागू थी। और कुछ राजाओं अपने माता का नाम पर राज्य चलाए, जैसे गौतमी का पुत्री सतकर्णी। मतलब कुछ राजा जो होते थे तो वो अपने माता के नाम पर ही वो राज्य चलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मानते हैं, जैसे गौतमी का पुत्र वो सतकर्णी था। और उस समय महाभारत काल में समाज की विभिन्नता मतलब विभिन्नता और विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे ये दूसरे पॉइंट में। तो महाभारत काल में विभिन्न विषय मतलब महाभारत काल में यहाँ किस प्रकार की विभिन्न किसका क्या कार्य होता था। तो धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका नियम बताए। मतलब जो धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र है, तो उसके अनुसार जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र थे, तो उनका कार्य अलग अलग बताए गए हैं। जैसे कि इन नियमों के अनुसार ब्राह्मण का क्या कार्य माना जाता था, तो ब्राह्मण का कार्य माना जाता था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, शासन करना, युद्ध युद्ध करना। मतलब और इस ब्राह्मणों को कार्य हो गया जैसे अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण का कार्य हो गया। अंदर साथ में दूसरे पढ़ने क्षत्रिय का कार्य क्या होते थे, इसका कार्य होते थे शासन करना, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, प्रदान करना, न्याय करना, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। इन तथा वैश्य का कार्य क्या होता है, वैश्य का कार्य होता था कृषि करना, पशुपालन करना, गोपालन करना। मतलब जो गो होते थे उसका मतलब जो गाय को पालना और व्यापार करना, इनका कार्य होता था। और शूद्र का कार्य क्या होता था, इन जो छुए ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य होते थे, इनकी सेवा करना होता था शूद्र का कार्य। और ब्राह्मण की वर्ण व्यवस्था में यहाँ दैविक व्यवस्था मानते थे। जो ये ब्राह्मण व्यवस्था होते थे, तो वहाँ क्या करते थे कि अपने आप को वहाँ और दैविक व्यवस्था मानते थे। मतलब जो ब्राह्मण होते थे, तो वहाँ व्यवस्था जो सोचते थे कि वहाँ ये देवता के द्वारा ब्राह्मण व्यवस्था बनाई गई है। बट यहाँ लोगों के द्वारा ब्राह्मण बनाई गई थी। भगवान थोड़ी ये मानते हैं कि सब भगवान के अनुसार सब एक ही है। और दूसरे पॉइंट में ब्राह्मण शासकों को यहाँ उपदेश देने की शासक इस व्यवस्था के नियमों को पालन राज्य में करवाए। मतलब ब्राह्मण शासक जो होते थे, तो उन लोग क्या करते थे, इनका शासकों को यहाँ उपदेश देते थे कि जो शासक होते थे, इसकी व्यवस्था नियमों का पालन करना राज्य में करवाए जाते थे। और ब्राह्मण ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर ही आधारित है। और ब्राह्मण जो लोग होते थे, उन लोगों को जो दूसरे लोग होते थे, उन लोगों को विश्वास दिला देते थे कि इनका जो काम कार्य होता था, उनकी प्रतिष्ठा जन्म से ही उसका प्रतिष्ठा होता है, मतलब प्रतिष्ठा के आधार पर होता है। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे, क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते कार्य करते थे। मतलब जो क्षत्रिय राजा होते थे, कि वो सदैव क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय ही राजा होते थे, तो ये नहीं, क्षत्रिय सदैव राजा नहीं होते थे। जो मौर्य काल में अलग अलग प्रकार का क्षत्रिय विभिन्न प्रकार के विभिन्न समय के अनुसार राजा बदलते गए, और क्षत्रिय सदैव राजा नहीं होते थे। तो इसी पॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार मतलब शास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। मतलब जो शास्त्र होते थे उसके अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे ही रहे, जो कुछ ऐसे शासक थे जो कि क्षत्रिय ही राजा थे, और जो क्षत्रिय नहीं थे। और कुछ राजा होते थे कि जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी राजा होते थे, वो राजा होते थे। और तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के स्थापक थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यह मौर्य वंश के स्थापक थे। बुद्ध ग्रंथ में इसकी क्षत्रिय और ब्राह्मण ग्रंथ में इसका निम्न कुल में का शासक बताया। मतलब जो बुद्ध ग्रंथ है, तो इसको बुद्ध ग्रंथ में इसे क्षत्रिय माना गया। और ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ इसे निम्न कुल के माना गया, यानी कि ये निम्न कुल के ये माना गया। जो शासक बताए, जो निम्न कुल के शासक बताए थे ब्राह्मण ग्रंथ में इसको। और दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे, ये संगु मतलब सुग्गु और काव मौर्य वंश के उत्तराधिकारी ब्राह्मण थे। मतलब ये मौर्य वंश के अधिकारी ब्राह्मण थे। और शक शासक मध्य एशिया में आए थे, और यहाँ बाबर और विदेशी थे।
मतलब जो शख्स शासक थे तो वहाँ मध्य एशिया में आए थे और यहाँ बबर और विदेशी थे। दूसरे पॉइंट जो सातवाहन शासक थे तो इस सातवाहन शासक यहाँ कुछ इलाकों में ऐसे इलाकों में फैले थे। तो हम दूसरे पॉइंट में सातवाहन शासक के बारे में पढ़े। दूसरे पॉइंट में सातवाहन शासक क्या होते थे। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनुष्ठा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को हनन करने में बताया। मतलब जो सातवाहन शासक थे तो उन्होंने गौतमी के पुत्र श्री सातकर्णी थी तो वह स्वयं को क्या कहते वहाँ अनूठा ब्राह्मण बताए थे तथा वो क्षत्रिय का हनन करने वाला बताया था। मतलब क्षत्रिय का जो हनन करने वाला उसे बताया गया था सातवाहन शासक को। जब ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार राजा केवल क्षत्रिय ही बन सकते थे और ब्राह्मण अनुसार जो ग्रंथ थे तो वहाँ केवल राजा क्षत्रिय ही बन सकते थे। यहाँ 4 वर्णों की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे और इसमें वर्ण होते थे। इसमें क्या कहते, इसमें 4 वर्णों को मर्यादा बनाए रखने में मतलब दावा करते थे, लेकिन अंतर्विवाह पद्धति का यहाँ पालन करते थे। इस प्रकार साबित होता है कि सदैव क्षत्रिय ही राजा थे। मतलब अंतर्विवाह पद्धति से जो इसका पालन करते उन लोगों ने कहा कि इस प्रकार की ये साबित होता है कि सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे। तथा दूसरे हम आगे पढ़ेंगे। जो राजनीतिक सत्ता और उपभोग करते थे और क्या होते थे उन लोगों के राजनीतिक सत्ता और वह उपभोग करते थे। जो व्यक्ति समर्थन और संसाधन जुट कर सकता था वह शासक बन जाता था। मतलब जो व्यक्ति इस समर्थन और संसाधन को जुटा सकते थे, मतलब जो किसी के द्वारा व्यक्ति होते थे वहाँ समर्थन किसी को और समर्थन करते थे और लोगों की मदद करते थे तथा वहाँ एकजुट और संसाधनों को एकजुट करते थे, लोगों को एकजुट कर वहाँ क्या होते थे वहाँ शासक बन जाते थे। तथा जाति प्रथा और सामाजिक गतिशील के बारे में इस दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। मतलब जाति प्रथा सामाजिक गतिशील, मतलब कि जाति प्रथा और सामाजिक गतिशील। जातियाँ जन्म से ही अधिकार होती थी। मतलब जाति होती हुआ जन्म के आधार पर ही जन्म के आधार पर ही अधिकार होती थी। और इस वर्ण की संख्या 4 थी और वर्णों की संख्या उस समय क्या थी, 4 संख्या। तो एक थी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय पहले थी ब्राह्मण, दूसरी थी क्षत्रिय और तीसरी थी वैश्य, चौथी थी शूद्र। लेकिन इन जातियों को कोई निश्चित संख्या नहीं होती थी और जो जातियाँ होती थी इन जातियों की संख्या निश्चित नहीं होती थी। जब ब्राह्मण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के कुछ नए समुदाय सामना हुआ इन्हीं 4 वर्णों की व्यवस्था में शामिल किया जा सकता था, लेकिन इन्हें जातियों में बांट दिया गया। जो ब्राह्मण व्यवस्था थी तो उनमें कुछ समुदाय मतलब आमना सामना हुआ था तो इन 4 वर्णों में वहाँ क्या कहते वहाँ शामिल नहीं किया था, जैसे वहाँ उन्होंने जातियों में बांट दिया। जैसे कि निषाद, स्वर्णकार, एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही जैसे कार्य करते थे। मतलब जो निषाद स्वर्णकार होते थे वह एक ही जाति के लोग होते थे जो उसकी जीविका के लिए क्या करते थे वह एक ही जैसे कार्य करते थे। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ेंगे कि उप महाद्वीप में विविधताओं से भरा था। वो जो उप महाद्वीप होते थे तो वो विभिन्नताओं से भरा हुआ था उप महाद्वीप। ऐसे समुदाय भी रहते थे जो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे और संस्करण साहित्य जैसे समुदाय चित्रण, आभास, बाबर, जंगली चित्रण किया। मतलब कुछ ऐसे भी समुदाय होते जैसे कि जो ब्राह्मण समुदाय को नहीं मानते थे और संस्कृति साहित्य समुदाय को वहाँ जैसे कि चित्र विचित्रित, अवश्य, बाबर, जंगली चित्रित क्या करते थे। उदाहरण के लिए जैसे में वन में बसने वाले लोग, शिकार, कंद मूल संग्रह करने वाले लोग जो निषाद वर्ग के होते थे और एकलव्य इसी वर्ग में होता और निषाद वर्ग में भी वह एकलव्य भी थी जो एकलव्य यहाँ रहा और गुरु के सामने यहाँ कहते। दूसरे पर ने यायावर पशुपालकों को भी ऐसा ही समझा जाता था जो लोग संस्कृति भाषी नहीं थे। मतलब जो कुछ यायावर तो जो पशुओं को भी ऐसा समझा जाता था कि वह लोग संस्कृति भाषा नहीं जानते थे। इन्हीं मतलब मलेच्छ के कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था और इन्हीं के अनुसार क्या कहते तो उन लोगों को हीन दृष्टि से वह देखते थे
वो 4 वर्णों से भरे थे। वो 4 वर्णों को की अधीनता में परे एक अधीनता, मतलब 4 वर्णों से परे अधीनता। दूसरे पढ़ में पढ़ेंगे 4 वर्णों से परे अधीनता। ब्राह्मण वर्ग ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली को मान ब्राह्मणों में समाज कुछ वर्गों को अस्पृश्यता घोषित किया। मतलब ब्राह्मण के जो वर्ग के लोग रहते थे वर्ण व्यवस्था में क्या होते, तो उन्होंने सामाजिक प्रणाली को वो बाहर माना। और ब्राह्मणों के समाज में कुछ लोगों को अस्पृश्यता भी घोषित कर दिए थे आगे चलकर। तथा कुछ समाज में क्या हुए थे, कुछ समाज में ब्राह्मणों को कुछ समाज में ब्राह्मणों के कुछ ऐसे कर्म पवित्र होते थे और कुछ दूषित होते थे। मतलब ब्राह्मण के कार्य जो होते थे कुछ पवित्र होते तथा कुछ दूषित कार्य होते थे। जैसे कि पवित्र यज्ञ करना, अनुष्ठान इत्यादि। या दूषित कार्य क्या थे, वह चमड़े संबंधित सबों को वह उठाना कृष्टि मानते थे। मतलब वहाँ दूषित कार्य जैसे कि वह ब्राह्मण अधिकतर वहाँ छुआछात में विश्वास, वह क्या करते थे, वह शूद्र आदि से वहाँ लोग छूते नहीं थे। और चमड़े के संबंधित वह चमड़े संबंधित थे और सबों को उठाना नहीं वो चाहते थे वहाँ, तथा अत्यंत दृष्टि थे। तो तथा जो चंडाल, दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे चंडाल। जो चंडाल होते थे जो लाश को जलाते थे, तो उसी पॉइंट में पढ़ेंगे कि मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चंडाल कहा जाता है। मतलब जो मरे हुए जानवर होते थे तथा मरे हुए लोगों को जलाने के कार्य करते थे, वो जलाना का कार्य करते थे, तो उसी को चंडाल कहा जाता है। चंडालों को वर्ण व्यवस्था समाज में सबसे निचले स्तर पर होता था। चंडालों का कार्य जो होता था तो वह सबसे निचले स्तर पर होता था। और ब्राह्मणों जो चंडाल को छूना देखना भी अपवित्र मानते थे। जो चंडाल होते तो वह क्या करते थे, ब्राह्मण जो देखते थे, मतलब ब्राह्मण चंडालों को देखने पर उन लोगों को क्या कहते, वहाँ चंडालों को छूना तो कि दूर की बात, वहाँ देखने तक उसे अपवित्र मानते थे चंडालों को। और चंडालों की स्थिति में मनुस्मृति में, मतलब जो चंडालों की स्थिति थी मनुस्मृति में किस प्रकार थी, तो चंडाल में गांव के बाहर रहता था। चंडाल होते थे वहाँ गांव के बाहर रहते थे। यहाँ लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते। जो चंडाल होते थे वहाँ लोगों के जो फेंके हुए बर्तन थे उसी का इस्तेमाल करते। मरे हुए लोगों को कपड़ों तथा लोहे का आभूषण पहनते थे। और जो चंडाल होते थे वहाँ मरे हुए जो लोगों के कपड़े होते थे उसी को पहनते थे। और लोगों के जो वहाँ तथा वहाँ लोहे के आभूषण पहनते थे। रात में वहाँ गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं थी। मतलब उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को रात में गांव या नगर में चलने पर उसकी अनुमति नहीं होती थी। मरे हुए लोग का अंतिम संस्कार करना पड़ता था। और चंडाल के क्या करते थे, उन लोगों को मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार का कार्य करते थे। और चंडालों की जानकारी के स्रोत, मतलब चंडालों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, चंडाल जानकारी के स्रोत चीनी बुद्ध भिक्षु या फासिनियन के अनुसार अस्पृश्य लोगों में सड़क पर चलते हुए कतराल बजाना पड़ता था, जिससे लोगों को देखने पर दोष बच जाते। मतलब जो चीनी भिक्षु के अनुसार फाफिजल के थे, तो उसके अनुसार जो वो अस्पृश्य लोग होते थे उसके अनुसार जो सड़कों में हुए कतराल, मतलब करताल एक प्रकार की कतराल होती थी, तो उसी के घंटी, मतलब घंटी के आकार के बजाते थे, जिससे लोग क्या करते घर में घुस जाते थे और तथा उसे देखने पर उसे दोष मानते थे। चीनी यात्री सवेन साइकिल के अनुसार बाधिक और सफाई करने वाले लोग शहर के बाहर रहते थे। मतलब चीनी यात्री सेवन शासक के अनुसार क्या कहते थे, बाधिक और सफाई करने वाले से वहाँ शहर के बाहर रहते थे। और दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे हम संपत्ति के अधिकार के बारे में। और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का स्त्री तथा पुरुष के विभिन्न आकार लैंगिक के आधार पर, मतलब जो संपत्ति का आधार मतलब विभिन्न अधिकार, मतलब विभिन्न अधिकार के अनुसार होता है संपत्ति का अधिकार। स्त्री और पुरुषों का मतलब जो मनुस्मृति होती थी उसके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार हम देखेंगे कि पिता की जायदाद माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों को समान रूप से बांटा जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग अधिकार थे। मतलब जो माता पिता का दौलत होता था, मतलब जायदाद होता, तो वहाँ पिता के मृत्यु के बाद वहाँ पुत्रों को समान रूप से बंटना चाहिए जाना चाहिए था। लेकिन जो ज्येष्ठ, मतलब सबसे बड़ा पुत्र होता तो उसका विशेष भाग का अधिकार माना जाता था, उसे मतलब उसे विशेष भाग का अधिकार भाग माना जाते थे।
और दूसरे पर ये पिता की संपत्ति स्त्री हिस्सेदार की मांग नहीं रखती थी, रख कर सकती थी। मतलब जो पिता की संपत्ति होती तो वहाँ स्त्री उसकी मतलब हिस्सेदारी नहीं मांग सकती थी। विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उन पर स्त्री का अधिकार होता था। मतलब जो विवाह के समय जिन जैसे उपहार मिलते थे तो उन पर किसका अधिकार होता था, उन पर महिलाओं का अधिकार होता था, स्त्रियों का। और इसमें स्त्री धन कहा जाता था। और जो उपहार मिलते थे जैसे कि इन लड़कियों को मतलब स्त्री को जब शादी होती तो वहाँ ससुराल जाते जो वहाँ उपहार ले जाती तो उसे ही स्त्री धन कहा जाता है। तो जिसमें स्त्रियों का अधिकार होता था। और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति का आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने का विरुद्ध चेतावनी दी जाती थी। मतलब जो अधिकार मतलब कुछ उपहार दिए जाते तो उस पर स्त्रियों का अधिकार होता था। उस बट होता था क्या मतलब वो भी पुरुष अपने आज्ञा मतलब वो क्या करते थे कि पति अपनी आज्ञा के अनुसार जो होते थे उसके खिलाफ वहाँ नहीं जाते थे स्त्रियाँ। तो उसमें क्या होता था कि गुप्त रूप से उसे धन संचय करने का विरोध की चेतावनी दे देते थे। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे ये कुछ साक्ष्य प्रभावी गुप्त रूप से संबंधित मिले हुए हैं। मतलब कुछ साक्ष्य होते हैं तो वहाँ प्रभावी गुप्त रूप से संबंधित मिले हैं, जिससे यह पता लगता है कि प्रभावी गुप्त संसाधनों पर अधिकारी रखती थी। और इससे पता लगता है कि प्राव्य मतलब इससे पता लगता था कि जो प्रावंती थे तो उससे गुप्त संसाधनों का भी अधिकार रखती थी। ऐसा परिवार में जो हो सकता, लेकिन सामान्य जमीन, पशु और धन पर पुरुषों का नियंत्रण होता था। मतलब कुछ ऐसे भी परिवार हो सकते थे लेकिन जो उसका सामान्य क्या होता तो सामान्य पशु, धन और उसमें पुरुषों का नियंत्रण होता था। तथा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि वर्ण और संपत्ति का अधिकार। मतलब ब्राह्मण जैसे वर्ण और संपत्ति का ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार क्या होता था, और संपत्ति का अधिकार एक ही आधार पर वर्ण पर था। मतलब जो संपत्ति का अधिकार होता तो वहाँ क्या होता था एक और आधार पर वर्ण था। और शूद्र के लिए एकमात्र जीविका का साधन 3 उच्च वर्णों का सेवा करना था। और शूद्रों का कार्य क्या होता तो वर्ण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार तो शूद्रों का कार्य होता है कि जो तीनों वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो उनका सेवा करके ही उनका साधन होते थे। और 3 उच्च वर्णों जो पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों को चुनने की संभावना थी। मतलब जो 3 जो उच्च गुणवान थे उनके अलग अलग प्रकार के कार्यों को चुनने की संभावना थी। और समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रिय की स्थिति अधिकार समृद्धि थी। और समाज में क्या था, ब्राह्मणों और जो क्षत्रिय थे तो उसका अधिकार समृद्ध मानी जाती थी, मतलब ऊंचे स्थान पर मानी जाती थी। और ब्राह्मण ग्रंथ जो धर्म सूत्र के धर्म शास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया। मतलब ब्राह्मण जो वो ग्रंथ है तो उसमें क्या था, शूद्र को और धर्म शास्त्र के अनुसार वर्ण थे तो उसे ब्राह्मण को अपने आप को उचित बताया था। लेकिन बुद्ध के धर्म के अनुसार व्यवस्था में आलोचना की गई था। मतलब बुद्ध धर्म के अनुसार थे तो बुद्ध धर्म के अनुसार ये आलोचना की गई थी बुद्ध मतलब ब्राह्मण ग्रंथ को। और बुद्ध के जन्म के अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठाओं को अस्वीकार किया। और बुद्ध के जो जन्म होता है उसके अधिकार के अलावा उन्होंने क्या किया, समाज की प्रतिष्ठा को वहाँ अस्वीकार किया। और दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि एक विकल्प में सामाजिक रूपरेखा संपत्ति को भागीदारी। मतलब एक विकल्प जैसे कि कुछ एक ही विकल्प होते तो उसके रूपरेखा में संपत्ति की भागीदारी किस प्रकार किया जाता था। समाज में सदैव वहाँ व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं होता जिसके अनुसार पास के अधिक संपत्ति, बल्कि जो दानशील हो सकते थे, जो दयालु, उसे प्रतिष्ठा व्यक्ति माना जाता था। मतलब जो ऐसे कुछ सदैव नहीं होता कि वो प्रतिष्ठा ही होते थे, उसके अनुसार जो ये अधिक संपत्ति होते थे, या बल्कि ऐसा भी व्यक्ति होते थे कि जो दानशील हो, जो दयालु हो, इसका प्रतिष्ठा व्यक्ति माना जाता था उसे। जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है उसे घृणा और पात्र माना जाता है। मतलब जो व्यक्ति होते थे जो स्वयं को लिए संपत्ति इकट्ठा करते उसे घृणा के रूप में माना जाता था। और भारत में
उसमें क्या होते थे कि भारत के दक्षिण तमिलकम क्षेत्रों में चोल, चेर और पांडव जैसे सरदारी के अस्तित्व में आई थी उसमें। और यहाँ राज्य काफ़ी समृद्ध तमिल भाषा में एक प्राप्त संगम साहित्य, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का चित्रण किया गया है इसमें। मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ समृद्ध जो समृद्ध होते थे उसके भाषा का संगम, साहित्य और सामाजिक आर्थिक संबंधों का चित्रण किया गया था। जैसे कि धनी और निर्धन के बीच विषमताओं को जरूरी थी, मतलब धनी और निर्धनता के बीच होते उसमें विषमताओं की भी जरूरी थी। लेकिन समृद्ध के लोग की अपेक्षा की जाती थी कि वहाँ मिलकर बांटकर अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे। लेकिन कुछ समृद्ध लोग होते थे कि वहाँ अपेक्षा की जाती थी कि वहाँ लोग क्या करते थे कि वो मिल बांटकर अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे मतलब एक सामाजिक में अनुबंध। मतलब होता था कि एक बुद्ध, जैसे कि एक बुद्ध धर्म की अवधारणा के अनुसार एक सामाजिक में शुद्ध पिटक के एक नामक ग्रंथ का एक मिथक वर्णन है। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि मतलब बुद्ध धर्म के बारे में। तो उसी के बुद्ध धर्म में क्या हुआ था, उस शुद्ध पिटक, विनय पिटक, ये अभिधान पिटक, ये सब क्या है, तो उसी का आगे चैप्टर में पढ़े। तो शुद्ध पिटक नामक एक ग्रंथ, मतलब शुद्ध पिटक नामक एक ग्रंथ है, बुद्ध धर्म का एक ग्रंथ, तो उसे शुद्ध पिटक ग्रंथ है। तो उसमें मिथक वर्णन किया गया कि आरंभ में मानव व वनस्पति जगत विकसित नहीं होता था। सभी जीव शांतिपूर्ण तरीके से रहकर प्रकृति को उतना ही ग्रहण करते जितनी एक समय की भोजन की आवश्यकता होती थी। दूसरे पॉइंट में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ व्यवस्था समाप्त होने लगी और मनुष्य लालची कपटी हो गए। और धीरे धीरे जब यहाँ समाप्त होने लगे, यहाँ लोग क्या हुए, वो होने लगे, मनुष्य कपटी और लालची होने लगे, और उसमें और धीरे धीरे समाज में बुराइयाँ फैल लगी आगे चलकर। ऐसे लोग जो अपने विचार का किया, ऐसे मनुष्यों को चुनने को उचित बात क्रोधित हो जाते। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो उस सजा देने जो दूसरे को प्राधित करते थे, मतलब ऐसे कुछ लोग को विचार को क्या करते थे कि मनुष्य जो चुनते थे वह उचित बात पर क्रोधित हो जाते थे। जो व्यक्ति कुछ मतलब कुछ ऐसे भी होते थे, जैसे जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को सजा देते थे तथा दूसरे को प्राधित करते थे, मतलब पीड़ित देते थे। इसके कार्यों में बदलते हम सभी मिलकर मतलब चावल का अंश देंगे। सभी लोग सहमति को चुनने के कारण उसे महान स्मृत की उपाधि प्राप्त होगी। मतलब कुछ कार्य में होते थे कि उसमें कार्यों को मिलाकर जैसे कि चाल के अंश देंगे, और लोगों की सहमति में जो होते थे उसमें चुनने के कारण जो वो महासंपत्ति मतलब संपन्न होते थे उसकी उपाधि उसे प्राप्त होती थी। राजा इन सेवा के बदले जिन जनता को पर टैक्स मतलब कर लेती थी, तो इस पर प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं को किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, और भविष्य में बदल हो सकते थे। मतलब राजा के अनुसार क्या करते थे, वह बदलते थे और जनता में टैक्स और इसके बदले जनता उसे राजा की सेवा राजा उन्हें सेवा करते थे आम जनता, और उसके बदले उसे वो राजा के टैक्स लेते थे। इससे प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं को भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो जिम्मेवार थे और भविष्य में उनमें बदल सकते थे। दूसरे पढ़ेंगे कि साहित्य स्रोत के इस्तेमाल, मतलब साहित्य स्रोत का किस प्रकार इस्तेमाल होता था, और इतिहासकारों और महाभारत के बीच। दूसरे पॉइंट में, इतिहासकार इन ग्रंथों को विश्लेषण करते समय इन पहलू का विचार कर, मतलब जो इतिहासकार होते थे इन ग्रंथों को विश्लेषण करते समय इन बातों को विभिन्न प्रकार के पहलू पर ध्यान दिए गए थे। तो पहला पहलू का भी क्या थे, जैसे कि ग्रंथ की भाषा पर दिया गया, ग्रंथ के प्रकार पर दिया गया, लेखक का दृष्टिकोण पर दिया गया, स्रोत पर दिया गया, रचना का काल पर दिया गया, और रचना भूमि पर दिया गया, और ग्रंथ की भाषा। दूसरे पॉइंट में ग्रंथ की भाषा, तो इतिहासकार ग्रंथ की भाषा विशेष ध्यान देते थे। मतलब इतिहासकार होते थे कि जो ग्रंथ की भाषा होती थी उस पर विशेष ध्यान देते थे। तो ग्रंथ की भाषा विभिन्न प्रकार के होते थे, जिससे उन लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ता था ग्रंथ की भाषा में, कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया और ग्रंथ क्यों किस भाषा में लिखा गया है। जैसे कि जैसे ग्रंथ होते पाली प्राकृति, ये तमिल आम लोगों के लिए भाषा थी। जो पाली प्राकृत थी यह भाषा आम लोगों के लिए ही थी। वह संस्कृत भाषा थी तो वह संस्कृत पुरोहित तथा खास वर्ग की भाषा के लिए थी, मतलब खास वर्ग के भाषा के लिए जो पुरोहित वह ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए वह संस्कृत उपयोग करते थे मानते। और ग्रंथ के प्रकार के बारे में दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे।
तो ग्रंथ के प्रकार, तो इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार में ध्यान देते हैं। मतलब इतिहासकार होते थे वह ग्रंथ के प्रकार में ध्यान देते हैं कि ग्रंथ के कई प्रकार होते थे। जैसे कि कथा ग्रंथ, मंत्र ग्रंथ की कथाएं जिसमें लोग पढ़ और सुन सकते थे। जो कथा ग्रंथ और मंत्र ग्रंथ होते थे जिससे लोग वहाँ पढ़ और सुन सकते थे। और मंत्र अनुष्ठान के दौरान क्या होते थे, अनुष्ठान के द्वारा पढ़े और उच्चरित करते। अनुष्ठान मंत्र के दौरान वो लोग क्या करते थे, उसमें अनुष्ठान के दौरान वो पढ़ और उच्चारण करते थे। उसे पढ़कर मतलब वो बोल कर पढ़ते थे और वो अनुष्ठान करते थे। उसमें लेखों का दृष्टिकोण किस प्रकार होता था, इतिहासकार लेखकों में विशेष ध्यान देते थे। और इतिहासकार जो होते थे उसमें लेखकों में विशेष ध्यान देते थे। और किस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा, और मतलब जो ग्रंथ होते थे वो किस ग्रंथ को किसके द्वारा लिखा गया है उस पर ध्यान देते थे। और इस लेखक का दृष्टिकोण पर ध्यान देते। और उस समय क्या होता है, लेखक के दृष्टिकोण पर भी वो ध्यान देते। और श्रेयता और इतिहास का लेखक विशेष ध्यान देते। इतिहास का जो लेखक होते तो उस पर विशेष ध्यान देते। इतिहासकारों के लेखकों पर विशेष ध्यान, जैसे कि किस ग्रंथ में किस लेखक ने लिखा और उस लेखक का दृष्टिकोण क्या है। मतलब वह लेखक जो होते तो वह क्या बताना चाहता है। तो इतिहासकार ग्रंथ जो उस श्रोताओं पर भी ध्यान देते थे। और इतिहासकार होते थे तो वह श्रोताओं पर भी अधिक ध्यान देते थे। क्योंकि कोई ग्रंथ श्वेता का अभिरुचि को ध्यान रखकर ही लिखा जाता है। और जो श्वेता का मतलब कुछ ग्रंथ होते तो उसमें क्या होता है, अभिरुचि मतलब उच्च रुचि रखकर आसान सरल और शब्दों में लिख कर रखते थे जिससे लोगों को समझना आसान हो जाए। और रचना की काल दूसरे पॉइंट में बढ़ेंगे। रचना की काल क्या होती थी, तो रचना की काल इतिहासकार ग्रंथ किस काल में ध्यान रखते थे। मतलब इतिहासकार जो होते थे वहाँ ग्रंथ किस काल में लिखा गया है तो उस पर ध्यान देते थे कि वहाँ ग्रंथ किस काल में लिखा गया और वहाँ ग्रंथ किस काल में लिखा गया है, उस समय समाज की स्थिति क्या थी। और उस समय मतलब उस काल में समाज की स्थिति क्या थी उस पर ध्यान दिया जाता था। तथा हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे रचना भूमि। मतलब किस वहाँ रचना भूमि कहाँ पर हुई थी, ग्रंथ की रचना भूमि पर ध्यान देते। जो इतिहासकार होते तो वहाँ भूमि की रचना मतलब रचना भूमि पर ध्यान देते कि ग्रंथ किस स्थान से पर लिखा गया है। मतलब जो ग्रंथ होते थे वहाँ किस स्थान से लिखा गया। इन सारी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखकर करने के बाद इतिहासकार इन ग्रंथों को विषय वस्तु के इतिहासकार पुनः निर्माण का इस्तेमाल करते थे। और इन सब जो इन 7 या 8 बातें थी तो इन सब को ध्यान रखकर क्या करते थे इतिहासकार, इन सब को ध्यान रखकर इतिहासकार के एक नई मतलब विषय वस्तु को इतिहासकार को पुनर्निर्मित करके इसका इस्तेमाल करते थे। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि भाषा एवं विषय वस्तु। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल करते हैं वह संस्कृत भाषा है। मतलब जो महाभारत अधिकतर की भाषा में लिखा है तो महाभारत संस्कृत भाषा में अधिकतर लिखा गया है। तो वहाँ किस पाठ के मतलब जो महाभारत का पाठ इस्तेमाल करते हैं वहाँ संस्कृत भाषा में पाठ है। महाभारत की संस्कृति भाषा वेदों को प्रातिष्ठियों और संस्कृति भाषा में काफ़ी सरल है। मतलब जो महाभारत की वहाँ थी वहाँ संस्कृति भाषा में क्या कहते हैं, महाभारत संस्कृति भाषा में वेदों की प्रासंतियों थी तो उसमें संस्कृत भाषा में काफ़ी सरल लिखी गई थी और काफ़ी सरल थी। इसकी भाषा सरल होने के कारण इसको व्यापक स्तर आसानी से समझा जाता था। और महाभारत की जो भाषा थी इसको यहाँ सरल होने के कारण इससे क्या होता था, इसमें व्यापक रूप से इसे मतलब समझना लोग किसी भी समझ जाते थे। जैसे कि ज़्यादातर इतिहास इस बात पर सहमत थे कि महाभारत ग्रंथ का एक भाग नाटकीय कथा था। मतलब क्या लोग इतिहासकार इस बात से लोग अधिक ध्यान देते थे कि वहाँ जो महाभारत का एक ग्रंथ तो यहाँ एक भाग क्या होता है, इस यहाँ ग्रंथ कथात्मक और एक नाटक मतलब नाटकीय था। इस पर लोग अधिकतर मतलब कहानी की तरह होता था और नाटकीय होता था, इस पर लोग ध्यान सहमत होते थे। इसमें उपधात्मक भाग भी जुड़े थे और इसमें ध्यान मतलब महाभारत में क्या होता है उसमें जो उपदेशात्मक भाग भी कुछ जुड़े हुए थे उसमें। और क्या होते थे लेखक एक या एक अनेकों तिथियाँ थे। मतलब जो लेखक के होते थे या एक तिथियाँ होती थी उससे मतलब अनेक तिथियाँ होती। तिथियाँ मतलब डेट्स। साहित्य परंपरा महाभारत की रचयिता ऋषि व्यास के द्वारा माना जाता है।
महाभारत का रचनाकार किसे माने? तो महाभारत के रचनाकार अरे ऋषि मतलब ऋषि वेद मतलब व्यास को मतलब वेद व्यास को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि महाभारत का रचयिता किसे कहा जाता है? और महाभारत का रचयिता व्यास को कहा जाता है। महाभारत मूल कथा रचयिता भाटी सारणी थी, इसका मूल सूत्र कहा जाता था। मतलब जो महाभारत की मूल कथा थी इसके रचयिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता किसे कहा जाता है? महाभारत की मूल कथा किसे कहा जाता है? भाट सारथी, जो भाट सारथी को इसे मूल सूत्र भी कहा जाता था। उस जो इसे जो मूल कथा के महाभारत की मूल कथा रचयिता थे इसे मूल सूत्र भी कहा जाता था इसे। दूसरे पॉइंट में यह क्षेत्रीय योद्धाओं तथा शूद्र भूमि में जाते थे तथा उनकी विजय गाथा तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में भी कविताएं लिखते थे। मतलब कुछ शूद्र क्षेत्र होते थे, उसके साथ क्या करते थे? वो युद्ध भूमि में जाते थे और उनकी विजय गाथा के बारे में भी लिखते थे और उसकी उपलब्धियां में जो और कविताओं के बारे में भी वो कविता की तरह वहाँ लिखते थे और कविता के बारे में भी वो लिखते थे। इन गाथाओं को प्रेषित मौखिक रूप से होते थे। मतलब जो इन गाथा होते थे यह मौखिक रूप से लिखे जाते थे, लेकिन इसकी 5वीं शताब्दी में पूर्व ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा को अपने अधिकार में ले लिया, इसके लिखित रूप का प्रदान किया। और 5वीं शताब्दी में क्या हो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ? ब्राह्मण जो थे वो उसके अनुसार कथाएं थे वह अपने अधिकार में ले लिया और उसकी लिखित रूप से प्रदान किया। दूसरे पॉइंट पढ़ेंगे कि लगभग 200 BC से 200 AD मतलब ईस्वी से 1 ईसा पूर्व के बीच महाभारत की रचनाता काल का चरण अधिक। इस काल समय भगवान विष्णु को पूजा होने लगी और श्री कृष्ण विष्णु के रूप बताया जा रहा था। मतलब जो 200 ईसा पूर्व से लेकर बीच 200 ईस्वी थी, तो उस समय क्या होता? महाभारत की रचना की गई थी। उसी मतलब महाभारत का काल कहा जाता था। तो इस चरण में क्या हुआ था? जो भगवान विष्णु थे उसका पूजा अधिक होते थे और श्री कृष्ण को विष्णु का रूप भी बताया गया था उस काल में। और बाद में 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति मिलते जुलते उपसादात्मक प्रेरणा के भावार्थ से जुड़ा गया। और बाद में 200 से 400 ईस्वी के बीच क्या हुआ कि मनुस्मृति से मिलते जुलते एक उपदेशात्मक प्रकरण मतलब एक प्रकरण मतलब एक प्रकार का टॉपिक महाभारत से जोड़ा गया। महाभारत में 10,000 श्लोकों के से कम तथा लेकिन धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़ती गई जो 1,00,000 श्लोक बन गए। मतलब जो महाभारत के श्लोक थे वहाँ 10,000 से भी पहले कम थे और वहाँ के वो धीरे धीरे आगे बढ़कर वहाँ 1,00,000 से भी अधिक श्लोक बन गए। और तथा हम दूसरे पॉइंट में सभ्यता की खोज किसके द्वारा यहाँ किसके गए थे और क्या हुई थी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बीबी लाल ने अन्य ग्रंथों की तरह युद्ध बाण महल बस्ती आदि जीवित चित्रण मौजूदा 1951 में पुरातात्विक बेहतर बीबी लाल ने मेरठ की हस्तिनापुर गांव का उल्लेखन में काम किया। जो बीबी राव थे, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हस्तिनापुर जैक बोर्ड के लिए यह पूछा जाता है कि मतलब प्री बोर्ड एग्जाम के लिए यह पूछा जाता है कि हस्तिनापुर वो कहाँ थे? तो यह हस्तिनापुर कहाँ पर थी? यह मेरठ उत्तर प्रदेश में थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाभारत के कुछ अन्य ग्रंथ थे तो इसमें जैसे कि युद्ध बाण महल बस्ती जो जीवित चित्रण थे तो वह 1952 के एक पुरातात्विक बीबी लाल के द्वारा मेरठ हस्तिनापुर का उल्लेखन किया गया था उसमें। और ऐसा हो सकता था कि यहाँ स्थान कुरूरों की राजधानी हस्तिनापुर थी और यह मतलब ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ जो कुरूरों की राजधानी थी तो उसका कुरूरों की राजधानी थी वहाँ हस्तिनापुर भी हो सकती थी और जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है और जिसका वर्णन जो हस्तिनापुर का वर्णन भी महाभारत में मिलता है। बीबी राल ने उस क्षेत्र की आबादी को 5 स्तर में सबूत मिले। मतलब जो बीबी राल थे तो उसका क्षेत्र में जो आबादी होती थी उसको 5 स्तर में मिले थे, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर महत्वपूर्ण था और जिसमें जो वो स्थान थे तो उसमें दूसरा और तीसरा को स्तर को महत्वपूर्ण मान लिया गया था। तथा दूसरा पॉइंट में बीबी राल ने दूसरे
स्तर को मिलने वाले घरों के बारे में लिखा। जिस क्षेत्रों में उल्लेखन किया गया वहाँ घरों के बनने के पर कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली। मतलब जो विवरण थे जो उसे क्या हुआ, दूसरे शब्दों में घरों की बारे में जितना लिखा और उस क्षेत्रों में क्या उल्लेखन किया गया कि उन घरों के बारे में कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली थी। और लेकिन क्या होता है, लेकिन यहाँ भूमि से बनी दीवारों और कच्ची मिट्टी से बनी थी और सरकंडे की छाप वाली प्लास्टर की खोज की गई थी। मतलब लेकिन यह जो मिट्टी के होती थी, यह मिट्टी की दीवारें बनी थी और कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी और जो सरकंडे की छाप वाली कुछ प्लास्टर की खोज भी की गई थी इसमें। और इससे यहाँ पता लगता है कि कुछ घरों में दीवारों को सरकंडे बनाई गई थी, तब उस पर ऊपर मिट्टी का प्लास्टर किया था। मतलब यहाँ उससे पता चलता था कि घरों को पहले क्या कि तुम दीवारें बनाई गई थी, सरकंडे बनाए गए थे, उसके बाद जो मिट्टी का प्लास्टर की गई थी मिट्टी में। वो तीसरे स्तर में क्या हुआ था, तीसरे स्तर में एक घर की कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने थे और घरों को वो गंदे पानी के निकाल के लिए ईंटों को बनाए गए थे। मतलब घर के कुछ गंदे पानी निकालने के लिए क्या करते थे, ईंटों के नाले बनाए गए थे। और कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं जो कुएं का प्रयोग करते थे। और उसमें क्या होता है, तीसरे स्थान में कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं हस्तिनापुर में। और मल की निकासी के लिए गत्र दोनों प्रयोग किया गया था। और मल की निकासी जो होते थे उसे लिए गत्र का और दोनों का प्रयोग किया जाता था। दूसरे पॉइंट में चुनौतीपूर्ण कथाएं क्या थी, तो महाभारत में सबसे बड़ी चुनौती कथा थी कि द्रौपदी में 5 पांडवों का विवाह। मतलब जो क्या होता है, ये बहुपति होती थी, बहुपति को द्रौपदी जो उसे बहुपति का भी उदाहरण माना जाता था। उसमें सबसे चुनौतीपूर्ण क्या कथा थी कि जो द्रौपदी थी उसमें 5 पांडवों के विवाह किया गया। मतलब यहाँ कहा जाता है कि द्रौपदी को उसके 5 पति कहे जाते हैं, 5 पांडवों को। ऐसा इसके अनुसार अनुमान लगाए जाते हैं कि उस समय बहुपति प्रथा रही होगी। मतलब उस समय अनुमान लगाए थे कि उस समय बहुपति प्रथा रही होगी। मतलब महाभारत काल में जो 5 पति, ये जिसे द्रौपदी को कहा, मतलब बहुपति कहा जाता है, उसी समय शायद उस समय बहुपति प्रथा रही होगी। उस समय के बहुपति प्रथा के में ब्राह्मणों को असमान होगी, लेकिन हिमालय के क्षेत्र में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। तथा उस समय क्या होता है, बहुपति में वह ब्राह्मण की असामान्य बात रही होगी। लेकिन जो यहाँ बात, यह जो बहुपति प्रथा बात है, तो यह बहुपति प्रथा बात यहाँ आज भी हिमालय के कुछ क्षेत्रों में ये प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि उस समय में कमी होने के कारण बहुपति का अपनाया जाता है। मतलब क्या होता था, उस समय जो कमी होती थी उस समय क्या माना जाता, तो बहुपति को प्रति कमी होने पर उसे बहुपति के कारण ही बहुपति को अपनाया जाता है उस समय। दूसरे पॉइंट पर महाभारत, दूसरे इसका इस पॉइंट, यह पॉइंट हमारे एक गतिशील ग्रंथ, मतलब यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो हाँ, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो यह क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना 1000 वर्ष पूर्व रहती हो, इसलिए इसे नए प्रकरण से जोड़ते हुए लिखा। मतलब महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा है क्योंकि इसकी रचना जो 1000 वर्ष पहले ही हो गई थी, इसमें नई प्रकरण से जुड़े थे। और महाभारत का विकास केवल संस्कृत भाषा के साथ साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि शताब्दी के समय महाकाल के कई विभिन्न भागों में की गई थी। मतलब जो महाकाल का विकास जो हुआ, महाभारत का विकास हुआ था, तो उस समय केवल संस्कृत भाषा में नहीं की गई थी बल्कि अन्य भाषा में भी, विभिन्न भाषा में लिखे गए थे महाभारत को। अनेक कहानियाँ जो जिन कहानियों में उद्भव एक विशेष क्षेत्र हुआ, उस महाकाव्यों को समाहित कर लिया। मतलब कुछ स्थान क्या होते थे कि वहाँ के अनेक कहानियाँ जिन उद्भव को विशेष होते क्षेत्र होते, तो उसमें क्या होता, उसमें महाकाव्यों को क्या करते थे, समाहित कर लिया जाता था उस समय। और अनेक कहानियाँ जिन पर उद्भव का एक विशेष क्षेत्र हुआ था, उसमें क्या होता था, उसमें महाकाव्य होते थे और सामूहिक कर लिया जाता था। उसमें क्या करते थे कि महाभारत की कहानी जो उद्भव होते थे उस पर क्या करते थे, महाभारत की इस सामूहिक कर लेते थे। और दूसरे पॉइंट में इस प्रसंगों की मूर्तिकला चित्रण के बारे में दर्शाया गया था। महाभारत में यह गतिशील ग्रंथ के बारे में बताया गया था। इसमें प्रसंगों अंग होती थी, तो उसमें जो चित्रकला करते उसमें मूर्तिकला तथा वह चित्रकला के बारे में भी बताया गया उस समय। और इसमें नाटक और नृत्य कला के लिए भी विशेष प्रस्तुत किए गए। और इसमें क्या हुआ था, इसमें नाटक और नृत्य थे, तो इसमें भी विस्तृत प्रस्तुत की गई थी।
इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। किसी भी कुछ आपके कुछ भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो, जो हमारे टेलीग्राम का चैनल बायो में दिया। इसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।